आज की क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है जो शायद छोटी क्लासेस में भी बच्चे एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। आपने अगर देखा हो कि एक ग्लास स्लैब है तो उसके आगे कोई पिन लगा रखी है। तो आप जब बाहर से देखते हो तो पिन थोड़ा साइड में दिखती है, और अलग से देखोगे तो पिन अलग जगह पे, मतलब स्लैब के अंदर देखोगे तो पिन साइड में दिखेगी, और स्लैब के बाहर से दिखते हो तो पिन कहीं और है। तो ये जो शिफ्टिंग है हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो है पैरेलल रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। पैरेलल रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। किस तरह की ये स्ट्रक्चर है देखिए, जैसे सपोज कीजिए ये कोई एक स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब मतलब पीछे की तरफ है, ये यूं है, ये पीछे की साइड इस तरह से है ये पूरी। समझ गए हो कैसे रखी हुई है स्लैब? ये फ्रंट फेस आपको दिखाया है, और इसकी थिकनेस मान लीजिए टी है। इसकी जो थिकनेस है वो टी है। होता क्या है मैं अगर आपको बताऊं, अभी कोई स्लैब है नहीं मेरे पास, सपोज ये कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, या यूं कहें ये कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है। अब अगर मैंने पिन यहां लगाई है, पिन का ऊपर वाला पार्ट जब आप स्लैब में से देखोगे तो ये तो यही दिख रहा है, स्लैब में से नहीं मतलब बाहर से देखोगे, लेकिन इसका जो नीचे ब्लैक वाला पार्ट है जब स्लैब में से देखते हैं तो थोड़ा शिफ्ट हुआ मिलता है साइड में, बल्कि आपको यूं दिखेगा कि ऊपर का हिस्सा कहीं है और नीचे का हिस्सा कहीं और चला गया, टूटा हुआ दिखेगा ये बीच में से। मतलब ये जो लोअर पार्ट है जो आप स्लैब में से देख रहे हो, ये यहां की बजाय थोड़ा शिफ्ट होके साइड में दिखता है। क्या ऐसा कभी ऑब्जर्व हुआ है या नहीं, कभी भी इस तरह की कोई चीज? है ना, दिख जाता आराम से, स्लैब्स में से शिफ्टिंग दिखती है। स्लैब ना हो और भी कोई ग्लास की चीज हो उसमें भी, तो हमें यही देखना है कि भाई कितनी शिफ्टिंग होगी और क्यों होगी। सपोज इधर एयर है और इधर भी एयर है, कुछ ना भी दिया हो तो दोनों साइड एयर ही होती है, और बीच में ये ग्लास है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n। अब हम लोग ज्यादा कॉमन n यूज करेंगे म्यू की बजाय। इसका कारण मैंने कल दिया था आपको कि क्यों म्यू की बजाय n ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि n के फॉर्मूले में फिर से म्यू आएगा, वो परमिएबिलिटी वाला। अब देखिए इस पे कोई रे आपने इंसिडेंट की, कोई भी रे, सपोज इधर से कोई रे इंसिडेंट हो गया यूं, ये है आपकी इंसिडेंट रे, मतलब यहां जैसे मैंने एक पिन लगा रखी है, यहां पे एक पिन लगा रखी है यूं, उससे इंसिडेंट रे आ रही है। अब सबसे पहले यहां आपने बनाया नॉर्मल, तो ये एयर से ग्लास में एंटर कर रही है तो किधर बेंड होगी? टुवार्ड्स द नॉर्मल। क्या? टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो ये वाली जो रे है ये बेंड हुई टुवार्ड्स द नॉर्मल इस तरीके से, ठीक है, ये फर्स्ट बेंडिंग होगी। पैरेलल, पैरेलल मतलब कि दोनों साइड फेसेस पैरेलल है, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर है। दोनों साइड फेसेस अगर पैरेलल है तो ये जो नॉर्मल आप बनाओगे ये नॉर्मल भी इसके पैरेलल मिलेगा, ये वाला जो नॉर्मल मिलेगा, क्योंकि दोनों फेसेस पैरेलल है तो दोनों नॉर्मल भी पैरेलल हो गए। अब ये रे निकलती है ग्लास से एयर में, तो किधर बेंड होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ये यूं आती, बाहर आती, तो ये नॉर्मल की तरफ नहीं, नॉर्मल से दूर जाएगी, तो ये आपको दिखेगी एमर्जेंट रे जो बाहर निकली है, ये है एमर्जेंट रे। अब सुनो शिफ्टिंग क्या हुई है वो सुनिए आप। अगर आपने पिन यहां लगा रखी थी तो जो ग्लास स्लैब से बाहर देखते हो वो हिस्सा तो बाहर ही दिख रहा है यहीं पे, लेकिन जो ग्लास स्लैब के अंदर से आप देख रहे हो वो वाला पार्ट आपको नजर आएगा यहां। ये रे आपकी आंख पे तो यहां से आती हुई नजर आ रही है, तो आपको लगेगा कि पिन यहां लगी हुई है। सो ये तो पिन की थी एक्चुअल पोजीशन, ये तो पिन की थी एक्चुअल पोजीशन, और ये जो होगी ये पिन की हो जाएगी अपरेंट पोजीशन। एक पिन की एक्चुअल पोजीशन है और नीचे पिन की अपरेंट पोजीशन है। बताओ भाई क्या ये डायग्राम आया समझ में, कैसा क्या बना है?
ठीक है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ग्लास स्लैब से बाहर वाला हिस्सा तो यही दिखेगा, लेकिन ग्लास स्लैब के अंदर से जो दिखोगे वो हिस्सा साइड में शिफ्ट हुआ मिलेगा। मतलब बाहर वाली जो रे आती वो तो यही आती, तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, बाहर से जो रे आनी थी वो तो यही आनी थी, लेकिन अंदर वाला जो पार्ट है उसकी रे यहां आएगी। तो ये जो आपका पार्ट है, या यहां दिखाएं, ये जो आपका पार्ट है इसे बोल देते हैं लेटरल शिफ्ट। ये है शिफ्टिंग। पहले तो बताओ रे डायग्राम से कितना शिफ्ट हुआ, ये समझ में आ रहा है भाई कैसे शिफ्ट हो गया? बोलो, रे डायग्राम क्लियर है ये या नहीं? ठीक है। अब बात ये आती है कि पहला सवाल, क्या इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होंगी? तो आप याद रखो, और मैं अभी प्रूव करूंगा, आप याद रखो कि अगर दोनों फेसेस पैरेलल हैं, दोनों फेसेस पैरेलल है तो इट मींस दोनों नॉर्मल पैरेलल होंगे। और अगर दोनों साइड मीडियम सेम है, इधर एयर और इधर एयर, दोनों साइड अगर मीडियम सेम है तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल मिलेगी। अगर ये फेस और ये फेस पैरेलल है और दोनों साइड मीडियम सेम है तो ये पैरेलल मिलेगी। क्यों? उसका कारण सुनो। सपोज ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको मैंने नाम दिया आई। ये आपका फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको नाम दिया R1। ये आपका सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको नाम दिया I2। और ये नॉर्मल के साथ सेकंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको नाम दिया R2। मैं इसको I1 बोल देता हूं, I1 या ओनली I बोल दो, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस तरह से। अब आप ये बताओ, यहां स्नेल्स लॉ लगवाओ, यहां पे आप स्नेल्स लॉ लगवाओ, बताओ क्या इक्वेशन बनेगी? जैसे कल याद किया था उसी तरीके से, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ इधर का एंगल। थोड़ा सा वार्तालाप रखो भाई, आप चुप हो जाते हो बिल्कुल। बोलो, यहां बोलो स्नेल्स लॉ की इक्वेशन। अरे बोलो स्नेल्स लॉ की इक्वेशन यहां पे। 1 into sin i। हाँ, और ये कंटिन्यूअसली बोलते रहा करो आप लोग, इस तरह से मैं पूछता हूं तो 1 into sin i इज इक्वल टू n into sin r1, पहली इक्वेशन। I से मान लो R1 पे पहुंच गए। अब R1 और I2 ज्योमेट्री से रिलेटेड है। जब दोनों फेस पैरेलल है तो दोनों नॉर्मल भी पैरेलल होंगे। पैरेलल लाइंस के बीच ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये कौन से एंगल होंगे? क्या बोलते हैं इनको हम? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो क्योंकि दोनों नॉर्मल पैरेलल है इसलिए R1 इज इक्वल टू I2, ये आपके बने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आया ना ये समझ में यहां तक? ठीक है। अब आप चलिए तीसरे पार्ट में स्नेल्स लॉ लगवाओ। यहां पे इस जगह अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इंटू साइन I2 इज इक्वल टू बाहर का 1 इंटू साइन ऑफ R2। ये आपकी तीन इक्वेशंस बनी। पहले ये बताओ, तीनों इक्वेशन समझ में आ गई है किस तरह से बनी है? ठीक है। आपको स्क्रीन सीधी दिख रही है ना? 90 डिग्री टर्न होके तो नहीं दिख रही है, ये बता दो। नहीं सर, क्योंकि मुझे एक दो बच्चों की फोटो इसमें 90 डिग्री टर्न होके दिखती रहती है आधी बार। देखो इधर सुनो, अब आप इनको अगर यूज करेंगे तो I और R2 में रिलेशन ढूंढो। I और R2 में मैं R1 की जगह I2 उठा के इसमें रख सकता हूं। R1 की जगह I2 उठा के इसमें रखा तो ये इक्वेशन क्या बनी? साइन I इज इक्वल टू n इंटू साइन R2 ना R1। साइन I इज इक्वल टू n इंटू साइन R1, इस तरह से। ठीक है। और नीचे जो इक्वेशन बन रही है, क्या बोल रहे हैं हमने, क्या किया है? यहाँ R1 है, R1 के पहले से ही था सर इक्वेशन में I2। ठीक है। साइन I इज इक्वल टू n इंटू साइन I2, और n इंटू साइन I2 की वैल्यू कितनी है? n इंटू साइन I2 की वैल्यू तीसरी इक्वेशन से साइन R2। इसका मतलब मेरे पास आया साइन I इज इक्वल टू साइन R2, इट मीन्स I इज इक्वल टू R2। अब कोई नॉन मेडिकल का स्टूडेंट हो वो तो कहेगा कि सर साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 बराबर है, तो आपने इक्वेट कैसे कर दिया एंगल्स को? वो बात तब होती है जब एंगल ऑब्ट्यूज भी हो पाए, एक्यूट भी हो पाए, कितने भी एंगल। अगर सारे एंगल एक्यूट है
तो साइन से साइन कट जाएगा और आई बराबर R2 हो जाएगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे, आपने क्या किया, पहला डेविएशन आपने लिखना स्टार्ट किया डेल्टा 1। ये बताओ, यहां से देख के बताओ, आई बड़ा है कि R1 बड़ा है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, आई बड़ा है कि R1 बड़ा है? आई बड़ा है, तो आई में से R1 घटाया, तो पहला डेविएशन हो गया I माइनस R1। क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। पहला डेविएशन ये हुआ क्लॉकवाइज। अब चलो दूसरे डेविएशन को देखते हैं। अगर आप सेकंड डेविएशन देखते हो तो ये जा रही थी रे यूं, ये थी रे, इस तरह से आई थी, और ये उधर की तरफ बेंड हो गया। सो ये आपका है सेकंड डेविएशन, दिस इज डेल्टा 2। इस बार बताओ R2 बड़ा है कि I2 बड़ा है? R2। तो ये बनेगा R2 माइनस I2 एंड ये आपका होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर नेट डेविएशन देखना हो तो एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐड नहीं होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। नेट डेविएशन देखना हो तो ऐड नहीं होंगे बल्कि सब्ट्रैक्ट होंगे। तो आपने क्या किया इसमें, देखो सबसे पहले कंपेयर करो कौन बड़ा है और कौन छोटा है। क्या मैं R2 की जगह I लिख सकता हूं यहां पे? तो डेविएशन 2 बना I माइनस, और क्या मैं I2 की जगह R1 लिख सकता हूं? यस सर। तो डेविएशन 2 बन गया I माइनस R1 एंटी क्लॉकवाइज। डेविएशन 1 है I माइनस R1 क्लॉकवाइज, डेविएशन 2 है I माइनस R1 एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट डेविएशन कितना हुआ? एक बार उतना ही क्लॉकवाइज हो गया, एक बार उतना एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट डेविएशन कितना है? 0। यानी कि जो नेट डेविएशन होगा, टोटल डेविएशन वो 0 है। टोटल डेविएशन 0 होने का मतलब होता है कि इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। बताओ समझ आ गया ये यहां तक? ठीक है, इसका मतलब होता है कि इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये तो याद रखना कि जब भी कोई पैरेलल रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होगी, उससे अगर दोनों साइड मीडियम सेम है तो शिफ्टिंग पैरेलल होगी। पैरेलल शिफ्टिंग होने से क्या होगा कि जो पार्ट ऑब्जेक्ट का ऊपर है स्लैब से वो तो आपको वहीं दिखेगा, लेकिन जो पार्ट आप स्लैब में से देख रहे हो वो थोड़ा साइड में शिफ्ट हुआ मिलेगा। अब अगली चीज आती है कि ये शिफ्ट कितना होगा, ये कितना होगा, ये हम कैसे निकालें। चलो शिफ्टिंग होगी, ये बात तो हमारी समझ में आ गई। अब ये शिफ्ट कितना होगा ये हम कैसे निकालें, ये भी इसमें ज्योमेट्री और स्नेल्स लॉ का ही यूज करेंगे, सिंपली ज्योमेट्री एंड स्नेल्स लॉ। अच्छा, ये जो पैरेलल वाली बात आई है, यहां से मैं एक और बात आपको बताऊं कि अगर कोई भी ऐसा सिस्टम बनता है, शिफ्ट अभी निकालते हैं, अगर मान लो कोई भी ऐसा सिस्टम बनता है कि जैसे जहां पे जैसे ये एक मीडियम, पहला मीडियम आएगा, यहां से कोई रे इंसिडेंट हुई, ये दूसरा मीडियम आ रहा है, अगला स्टार्ट हो गया, तीसरा मीडियम आ रहा है, चौथा मीडियम आ गया, 4 अलग अलग मीडियम आ गए, लेकिन ये इंटरफेसेस पैरेलल है। इंटरफेसेस पैरेलल है अगर दोनों साइड बाहर मीडियम सेम है, अगर दोनों साइड बाहर मीडियम सेम है और ये इंटरफेस पैरेलल हो, तो बीच में से कितने ही पैरेलल इंटरफेस आ जाओ, बाहर जो फाइनली रे निकलेगी वो इंसिडेंट रे के पैरेलल ही निकलनी है विद सम लेटरल शिफ्ट। क्या रिजल्ट याद रह जाएगा? अगर इंटरफेसेस एक दूसरे के पैरेलल है और दोनों साइड बाहर मीडियम सेम है, तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होगी, चाहिए एक ग्लास स्लैब हो चाहिए 10 स्लैब लगा रखी हो। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? ठीक है, अब देखो, अब शिफ्टिंग कितनी हुई ये निकालते हैं कि शिफ्ट कितना होगा। कैसे निकालें ये शिफ्ट, हम कैसे निकालें? अगर मान लो मैं इस शिफ्ट को एस बोल दूं, तो यहां से देखो ये पैरेलल लाइन है, तो ये दूरी भी आपकी ऐसी होगी, अगर ये एस है तो ये भी एस होगी और ये भी एस होगी, है ना। अब मैं एस की तरफ पहुंचना चाहूंगा, ये थिकनेस ऑफ द स्लैब टी है, तो थिकनेस ऑफ द स्लैब अभी भी टी होगी, थिकनेस ऑफ द स्लैब है वो अब भी टी ही होगी। यहां पे अगर आप देखते हैं तो आप सबसे पहले ये वाली लेंथ निकालो कि इसके अंदर ये कितना चली। सपोज ये ए, ये बी और ये एंगल R1 और ये थिकनेस T, कोस R1 कितना होगा? ट्राइंगल ABC में
इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में कोस R1 कितना होगा बताएं। टी बाई ए बी, तो मेरे पास ए बी आ गया एंड ए बी इज कमिंग आउट टू बी टी अपॉन कोस ऑफ R1। ए बी आ गया टी अपॉन कोस ऑफ R1, यह आया। ठीक है, उसके बाद इतना आने के बाद अब आगे देखें। अब आप चलिए ट्राइंगल ए डी बी, एबीडी, इन ट्राइंगल एबीडी, एबीडी ट्राइंगल में साइन डेल्टा वन बोलिए कितना होगा, मुझे एस तक पहुंचना है। साइन डेल्टा वन एबीडी ट्राइंगल में एस बाई ए बी, और ए बी हमने पहले निकाल लिया था, एस बाई ए बी। तो जो शिफ्ट निकल के आया दैट इज इक्वल टू ए बी इंटू साइन ऑफ डेल्टा वन। शिफ्ट आया ए बी इंटू साइन ऑफ डेल्टा वन। ए बी आपका है टी अपॉन कोस R1, तो ये शिफ्ट का ना एक फॉर्मूले की तरह आ गया। टी मतलब थिकनेस अपॉन कोस ऑफ R1 मतलब पहला जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इंटू साइन ऑफ डेल्टा वन, और डेल्टा वन आपका है I माइनस R1। डेल्टा वन आपका है I माइनस R1। तो केवल पहले रिफ्रैक्शन से शिफ्ट डिसाइड हो जाता है, केवल पहले रिफ्रैक्शन से शिफ्ट डिसाइड हो जाता है कि शिफ्ट कितना होगा। ये फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, टी मतलब इसकी थिकनेस अपॉन कोस ऑफ पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंटू साइन ऑफ डेल्टा वन, वो होगा I माइनस R1। तो ये बताओ लेटरल शिफ्ट कितना हुआ, कैसे देखा हमने, क्या ये समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, क्लियर है ना? चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, कि भाई शिफ्ट दे दिया, सॉरी थिकनेस दे दी 10 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया 60 डिग्री, कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई कितना शिफ्ट होगा, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दोगे। अब R1 कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में आई दिया होगा, क्वेश्चन में आई दिया होगा, जैसे आप एक सवाल करके दिखाओ। ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छा कैलकुलेट होके आएगा, मैं तो जस्ट एक बार यूज करवा रहा हूं आपसे। सपोज जो थिकनेस है वो 10 सेंटीमीटर है, इस ग्लास स्लैब की थिकनेस आपको दी है 10 सेंटीमीटर। इस पे जो रे इंसिडेंट हुई है वो मान लीजिए 60 डिग्री पे है। ये जो रे इंसिडेंट हो रही है इट इज इंसिडेंट एट 60 डिग्री, और एक और देना पड़ेगा प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी इसका ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो मान लो √3 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। तो आप बताओ बाहर एयर से जब ये एयर में निकलेगी तो शिफ्ट कितना होगा, बताइए। अब इसका जवाब दीजिए आप। अभी आया कुछ आंसर? सबसे पहले हम स्नेल्स लॉ का यूज करें और R1 निकालें। R1 कितना आ रहा है इस पर्टिकुलर वैल्यूज के साथ, इन पर्टिकुलर वैल्यूज के साथ 1 इंटू साइन 60 डिग्री, हाँ, इज इक्वल टू √3 इंटू साइन R1। साइन 60 होता है √3/2, √3 से √3 कटेगा तो साइन R1 हाफ आया, तो R1 आ गया 30 डिग्री, R1 आ गया 30 डिग्री। अब आप ये फॉर्मूला लगा दो शिफ्ट लगाने का, डायरेक्ट फॉर्मूला शिफ्ट निकालने का। तो जो शिफ्ट हुआ दिस इज इक्वल टू टी 10 सेंटीमीटर अपॉन कोस R1, R1 इज 30 डिग्री,
cos r1 is √3/2 cos 30 डिग्री इंटू साइन ऑफ i माइनस r1 डेल्टा 1, i था 60 और r1 था 30, तो 60 माइनस 30 यानी कि साइन 30 डिग्री, एंड साइन 30 डिग्री इज 1/2। तो ये आपका आंसर आ रहा है शायद 10/√3 सेंटीमीटर। हाँ जी बताओ, ये आ गया था? यस सर। ठीक है, तो ऐसे आपको सिर्फ निकाल लेना है इन पैरेलल रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब्स में। ठीक है, अब इसमें इस चैप्टर में हम थोड़ा आगे स्टार्टिंग करें तो आप में से कितने बच्चों ने कल वो काम किया, फर्मेट प्रिंसिपल से स्नेल्स लॉ लाना? हाँ भाई, कितने बच्चों ने वो काम कल किया, फर्मेट प्रिंसिपल से स्नेल्स लॉ लाना? हुआ नहीं कि किया नहीं? देखो, पहले दिन तो हम करते ही नहीं है काम, पहले दिन तो लगता है आज तो दिया ही है काम, कोई बात नहीं कर लेंगे आराम से, कोई बात नहीं भाई, आज कर लेना। ठीक है, मैं तो 2-4 दिन ऐसे आग्रह करूंगा आपसे, आज कर लेना। देखो, तो अगली चीज जो हम देख रहे होंगे, अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन सरफेस। पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन सरफेस, फिर पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस, और फिर हम चलेंगे लेंस की तरफ, उनसे बनेगा लेंस। तो पहले तो रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, देन कर्व्ड आएगा, देन लेंस आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। इसका एग्जांपल आपको देता हूं। आपने अगर कभी पानी की भरी हुई बाल्टी देखी हो, सिंपली पानी से भरी हुई बाल्टी, क्या ऐसा उसमें दिखता है कि उसका बेस थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिख रहा है पानी में? बताओ, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, कॉमन ऑब्जर्वेशन। क्या ऐसा दिखता है कि बाहर से तो बाल्टी बड़ी दिख रही है, लेकिन उसके अंदर झांक के देखते हैं ऊपर से तो बेस थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है, छोटी दिखती है बाल्टी? यस सर। है ना? मतलब पक्का ना, ये तो एक बड़ी आसान ऑब्जर्वेशन है, आप घर में अपना ऑब्जर्व कर सकते हो, नहीं किया तो आज कर लेना। तो अब सुने, रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन सरफेस यही चीज है कि भाई ये हुआ क्या, आखिर ऐसा क्या हो गया। देखिए उसमें तरीका सुने। मान लो ये ऊपर कोई मीडियम है, मैं कहता हूं कि ऊपर रेयरर मीडियम है, नीचे डेंसर, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, बाकी कैसा भी हो सकता है। इधर कोई ऑब्जेक्ट था इधर कोई भी ऑब्जेक्ट था, नीचे रखा हुआ था डेंसर मीडियम में, और उसकी एक्चुअल डेप्थ थी d। इंटरफेस से जो डेप्थ है, इंटरफेस से जो डेप्थ है उसे मैं बोल रहा हूं कि दिस इज द एक्चुअल डेप्थ d। अब आप ऊपर से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, बहुत साइड में नहीं हो, ऊपर से इसे देख रहे हो, इस तरह से आप देख रहे हो, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पे d डेप्थ नीचे। तो आपको ये ऑब्जेक्ट, अगर आप रेयरर मीडियम की साइड से देख रहे हैं तो आपको ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। कारण सुनो क्या है, आप इससे रे इंसिडेंट करवाओ, एक रे लीजिए, नॉर्मली इंसिडेंट रे। हमने पढ़ा है कि नॉर्मली इंसिडेंट रे तो एज इट इज निकल जाती है, उसमें कोई डेविएशन नहीं होता, पढ़ा था ना कल ये स्पेशल पॉइंट। तो ये रे तो गई आपकी आंख में। दूसरी रे आप लीजिए थोड़ा सा साइड में, नियरली नॉर्मली, ये तो एग्जैक्टली नॉर्मली इंसिडेंट है। एक रे आप लीजिए नियरली नॉर्मली इंसिडेंट रे, थोड़ा साइड में, बहुत ज्यादा साइड में नहीं, क्योंकि आप ऊपर की तरफ ही, इधर आई। अब आपने यहां नॉर्मल बनाया, यहां पे आपने नॉर्मल बनाया, तो आप ये बताएं ये रे किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आंख थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं, इस तरह का है, ठीक है। अब ये देखो, ये बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आपकी आंख में तो जो रिफ्रैक्टेड रे आई वो ये दो आई, एक ये और एक ये। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज होती है इमेज। तो दरअसल आपको तो जो इमेज बनेगी वो यहां दिखेगी, इनको और इनको पीछे बढ़ाओ, तो ये तो सीधी आई रही है, इसको पीछे कर लो, यानी कि इसी चीज की इमेज आपको यहां नजर आएगी। ये तो आप थोड़ा साइड में रे ले ली, बिल्कुल ऊपर से देखोगे तो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखेगी।
तो ये था एक्चुअल ऑब्जेक्ट और ये है उसकी इमेज, और इस डेप्थ को अगर मैं डी डैश बोलूं तो डी डैश को हम बोल देते हैं अपेरेंट डेप्थ। डी डैश को हम बोल देते हैं अपेरेंट डेप्थ। पहली बात, क्या रे डायग्राम से क्लियर हुआ कि क्यों आपको डेप्थ कम नजर आती है जो बेस होता है उसकी? मतलब ठीक है। अब दूसरी बात कि ये कितनी कम नजर आएगी, कहां पे कितना शिफ्ट होगा, ये कैसे निकालें, अब उस पर देखते हैं। तो पहली बात तो हम एक चीज एज्यूम कर रहे हैं फॉर्मूला निकालने के लिए, एज्यूमिंग नियर नॉर्मल इंसिडेंस। नियर नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब है कि जो आई होगा दैट इज नियरली 0 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस पे एग्जैक्टली 0 डिग्री होता है। तो अगर आप थोड़ा भी साइड में जाके देखोगे तो आई लगभग 0 डिग्री होगा, नियरली 0 डिग्री होगा। देखते हैं कैसे, सुने। ये तो रेड कलर वाली रे के लिए तो आई एग्जैक्टली 0 है, परंतु इस ग्रीन कलर वाली रे के लिए जो आई है वो छोटा है, क्योंकि आप बहुत साइड में जाओगे तो ये वाला फॉर्मूला नहीं बनेगा जो अभी हम निकालने वाले हैं। अब देखिए, अब इसमें डेंसर रेयर का फर्क नहीं होता। आपको एन कैसे लिखना है, मीडियम ऑफ इंसिडेंस कि उस इंटरफेस पे रे कहां से आ रही है, जहां पे ये शिफ्टिंग हुई है, और उस इंटरफेस से रे निकल के किस मीडियम में जा रही है। तो रे जिस मीडियम से आ रही है, इस इंटरफेस पे रे जिस मीडियम से आ रही है उसे हम बोल देते हैं एन आई। एन आई मतलब एन आई स्टैंड्स फॉर इंसिडेंस, समझ गए हो ना। एन आई का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ इंसिडेंट रे। हमें इस बात से मतलब नहीं ऑब्जेक्ट कहां बैठा है, किस मीडियम में बैठा है, जिस इंटरफेस पे शिफ्टिंग हुई है उस इंटरफेस पे रे किधर से आई और किधर गई। किधर से आई वो एन आई, और जो किधर गई उस मीडियम को हम बोलेंगे एन आर, एंड आर स्टैंड्स फॉर रिफ्रैक्शन। तो हम एक टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं एन आई एंड एन आर। एन आई मतलब कि किधर से रे आई, एन आर मतलब किधर रे गई, वो है। अब देखो, ये आई है तो ये पर्टिकुलर एंगल होगा आर, और अगर आई स्मॉल है तो उसके कोरस्पोंडिंग आर को भी छोटा होना पड़ेगा, उसके कोरस्पोंडिंग आर को भी छोटा होना पड़ेगा। अब ये छोटों का फायदा क्या है? छोटों का फायदा ये है कि फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू टेन थीटा। स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा नियरली इक्वल टू टेन थीटा होता है। अब यहां पे आपको एक एंगल आई मिला, एक एंगल आर मिला, मैं इस पॉइंट को ए नाम दे रहा हूं, इस पॉइंट को ए नाम दे रहा हूं, या चलो पहले वाले पॉइंट को ए नाम देता हूं, दूसरे वाले पॉइंट को बी नाम दे रहा हूं, ए बी। अब आप ये बताएं, बी पे स्नेल्स लॉ लगाएं, स्नेल्स लॉ एट बी। आपने स्नेल्स लॉ लगाया बी पे, क्या इक्वेशन बनेगी स्नेल्स लॉ की बी पे? हाँ जी, बी पे स्नेल्स लॉ की क्या इक्वेशन बनेगी बताओ। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो। NR sin R। पहली साइड की बात करें हम, पहली साइड की। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन आई इंटू साइन आई इज इक्वल टू एन आर इंटू साइन आर, ये हो गया। अब मान लो आपको डी डैश निकालना हो तो इस सिंगल इक्वेशन से निकल जाएगा। कैसे? आपको एन आई भी पता है, एन आर भी पता है क्वेश्चन में, ठीक है। आप आई और आर को ट्राइंगल से निकाल लो। कैसे? देखिए, अगर ये ग्रीन वाला एंगल आई है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये नॉर्मल इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल, तो ये आई तो ये भी आई। सिमिलरली वो ऊपर वाला एंगल अगर आर है तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल है, तो ये भी आर। अब बताओ क्या दो एंगल समझ में आ गए? ठीक है। मान लीजिए ये ए बी लेंथ टी है, मैंने कहा कि ए बी लेंथ टी है, सपोज ए बी लेंथ टी है। साइन आई की वैल्यू बताएंगे इस ट्राइंगल से, साइन आई इस बड़ी वाली ट्राइंगल से, ओ ए बी से।
बोलो ओ ए बी से साइन आई कितना होगा? ओ ए बी से साइन आई कितना होगा? बहुत टाइम लगा रहे हो। परपेंडिकुलर टी अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर एन आर इंटू साइन आर। ऊपर वाली ट्राइंगल से साइन आर कितना होगा बोलो? मैं ही बोलता हूं, परपेंडिकुलर टी अपॉन अंडर रूट ऑफ, बोलिए कुछ तो बोलिए, कितना होगा कुछ तो बोलिए। अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर। टी से टी कट गया, और जब भी सवाल आए ऐसी इक्वेशन बनेगी सोल्व फॉर डी डैश। लेकिन हमने इसमें अभी तक एज्यूम नहीं किया कि नियर नॉर्मल इंसिडेंस है, ये जनरल केस है। कोई भी जनरल क्वेश्चन आए आपको इस तरह से सोल्व करना है। कोई भी जनरल क्वेश्चन आए आपको इस तरह से सोल्व करना है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कोई सवाल, इस पे आपको करने के लिए होमवर्क में दे रहा हूं, कल तो याद नहीं रहेगा आपको, परसों कर लेना, कोई बात नहीं, क्योंकि अगले दिन मुझे फिर याद दिलाना पड़ता है कि ये दिया था एक काम। ऐसा सवाल ये आपके एचसी वर्मा पेज नंबर 414 क्वेश्चन नंबर 23, इस पे बेस्ड आपको जो ट्राई करना है अपने घर से जरूर, एचसीवी पार्ट फर्स्ट पेज नंबर 414 पेज नंबर 414 पे ये जो क्वेश्चन है ये आपका है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जरूर ये ट्राई करना है। ये नॉर्मल इंसिडेंस पे नहीं है, नियर नॉर्मल इंसिडेंस पे नहीं है, ओब्लिक इंसिडेंस पे। तो वो अगर करना है तो आपको इनका यूज करना पड़ेगा। करेंगे भाई ये कैलकुलेट? ठीक है, हो सके तो कल ही करके रखना। इसके बाद देखो, इसके बाद अब हम कंडीशन लगाएं कि नियर नॉर्मल इंसिडेंस है तो क्या होगा। अगर नियर नॉर्मल इंसिडेंस की आप बात करते हैं तो क्या होगा, सुनिए। नियर नॉर्मल इंसिडेंस में आप साइन थीटा को नियरली टेन थीटा लिख सकते हो। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी कैसे, एन आई इंटू साइन आई की जगह लिख दो टेन आई बराबर एन आर इंटू साइन आर की जगह आप लिख दो टेंजेंट आर। एक आपने लिख दिया टेंजेंट आई और एक आपने लिख दिया टेंजेंट आर, ये आपने लिख दिए। अब अगर आप इनकी वैल्यूज पुट करें, टेन आई और टेन आर लिखना तो बड़ा आसान है, बताना इस ट्रायंगल से देख के। टेंजेंट आई कितना है, टेंजेंट आई टी बाई डी, और टेंजेंट आर टी बाई डी डैश। अब देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन ही नहीं है, टी से टी कैंसिल हो गया, रेसिप्रोकल ले लो, तो डी अपॉन एन आई इज इक्वल टू डी डैश अपॉन एन आर। तो यहां अगर मैं देखता हूं तो यहां पे आया कि डी डैश इज इक्वल टू डी इंटू एन आर अपॉन एन आई, यानी कि डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन एन आई बाई एन आर। इस तरह से फॉर्मूला याद रखा जाता है, और भी बेटर तरीका इसको याद रखने का होता है, डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन एन रिलेटिव, वेयर एन रिलेटिव इज इक्वल टू एन आई अपॉन एन आर। अब एन आई एन आर कैसे छाटने हैं कि जिस इंटरफेस पे शिफ्टिंग हुई है उसमें रे किधर से आ रही है, ऑब्जेक्ट की किसी मीडियम में बैठा हो उस समय रे किस मीडियम से आई, वो एन आई, किधर निकली वो एन आर। तो ये आपका एन रिलेटिव हो गया एन आई अपॉन एन आर। और ये डी डैश डी से कम कब होगा, ये डी डैश डी से कम कब होगा, जब एन रिलेटिव एक से बड़ा हो। डी डैश डी से कम कब होगा, ये डेप्थ कम कब दिखेगी, जब एन रिलेटिव एक से बड़ा हो। एन रिलेटिव एक से बड़ा तब होगा जब एन आई बड़ा हो और एन आर छोटा हो। एन आई बड़ा तब होगा जब नीचे नीचे जिधर ऑब्जेक्ट से रे आ रही है वो डेंसर मीडियम हो, और ऊपर आप जिधर ऑब्जर्वर हो वो रेयर मीडियम। अगर बाई चांस उल्टा हो जाए, अगर बाई चांस उल्टा हो जाए, आप पानी की बाल्टी में बैठ के और बाहर देख रहे हैं, मतलब पानी में से बाहर देख रहे हैं, कहीं स्विमिंग करते हुए बाहर देख रहे हैं, तो उसमें उल्टा हो जाएगा। उसमें बाहर की चीज से रे आ रही होंगी, तो बाहर वाला एन आई और अंदर वाला एन आर, तो एन आई छोटा होगा और एन आर बड़ा होगा।
एनआई छोटा एनआर बड़ा तो एन रिलेटिव 1 से छोटा, और अगर एन रिलेटिव 1 से छोटा तो ये जो डी डैश है वो एक्चुअल हाइट से भी ज्यादा आपको दिखाई देगी। समझ में आ गया ये पॉइंट? ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये केवल तभी लगाना है फॉर्मूला जब कैसा इंसिडेंस हो, नियर नॉर्मल इंसिडेंस। अगर नियर नॉर्मल इंसिडेंस नहीं है तो आप ये फैक्ट, ये वाली इक्वेशन गलत हो जाएगी, फिर आपको ऐसे जाना और थोड़ी सी कैलकुलेशंस कर लेनी होंगी उसमें। शायद आपको दोनों पार्ट समझ में आ गए। भैया आप ये करके रखा करो काम, जिस दिन मैं देता हूं कल ये होना चाहिए आपके पास कि भाई हुआ कि नहीं हुआ सोल्व। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि भाई कैसे प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है, नियर नॉर्मल वाला भी और दूसरे वाला भी। जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन ही ले, इसको अप्लाई करने के लिए अब सीखते हैं कि ये क्या चीज है। मान लीजिए आपको एक ऐसे ग्लास टैंक ही ले लेते हैं और उसके अंदर पानी भरा हुआ है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है। बाई चांस कहीं ना दिया हो तो आप याद रख सकते हैं, ये ग्लास टैंक है और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, मान लो 12 सेंटीमीटर की हाइट तक। ये आपने पानी भर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 और ये हाइट मैंने मानी 12 सेंटीमीटर। अब ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहे हैं तो आपको बताने की शिफ्ट कितना हुआ बेस में। ये ऊपर से ही देख रहा है, मतलब नियरली नॉर्मली इंसिडेंट है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द शिफ्ट इन द बेस ऑफ कंटेनर। कितना आपको शिफ्ट मिलेगा, बेस ऑफ द कंटेनर में शिफ्ट कितना मिला। पहली बात, ये तो रियल डेप्थ है, डी तो आपको नजर आ रही है 12 सेंटीमीटर, तो आप एनआई और एनआर बताओ ताकि हम डी डैश निकालें। एनआई, अगर बेस ऑफ द कंटेनर ऑब्जेक्ट है, ये इंटरफेस है, तो रे इधर से आई और बाहर गई, तो एनआई ये होगा और एनआर ये होगा। तो एनआई कितना है इस क्वेश्चन में 4/3 एंड एनआर आपका है 1। तो अगर आप अपेरेंट डेप्थ देखेंगे डी डैश, दैट विल बी इक्वल टू डी बाई एम रिलेटिव, एंड इस क्वेश्चन में डी डैश कम होगा डी से। इसका मतलब जो शिफ्ट देखेंगे, शिफ्ट दिस विल बी इक्वल टू डी माइनस डी डैश, यानी कि d माइनस डी अपॉन एन रिलेटिव। कैसे भी करके आप याद रखो, d इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एन रिलेटिव। ये शिफ्ट है, बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है। बता दोगे शिफ्ट कितना निकल के आ रहा है या डी डैश कितना आ रहा है। हाँ भाई बोलो, डी डैश कितना आ रहा है और फिर उससे शिफ्ट कितना आ रहा है। डी डैश कितना आया 9। जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे, यहां से आपने एन रिलेटिव निकाला तो एन रिलेटिव तो एन आई बाई एन आर है 4/3। जब आप इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 9 सेंटीमीटर, तो शिफ्ट आपका हो जाएगा 12 माइनस 9, यानी कि जो शिफ्टिंग इस बार हुई बेस में, बेस 3 सेंटीमीटर ऊपर उठा दिखेगा अगर आप उसको ऊपर से झांक के देखते हैं। क्लियर हो गया ना ये? ठीक है। अब ऐसा एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो शायद 10th क्लास में भी करके आते हैं काफी बार बच्चे, और इस क्वेश्चन में दोनों साइड की शिफ्टिंग नजर आएगी, दोनों साइड की शिफ्टिंग, रेयर टू डेंसर साइड, डेंसर टू रेयर साइड। सपोज ये एक इंटरफेस है, कोई तालाब है और इसके नीचे जल है, हाँ पानी है यहां पे, जिसका की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। बाहर एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका 1। अब इसमें हम बाहर तो बर्ड मान सकते हैं और अंदर फिश मान सकते हैं। इस तरह का कुछ मानते हैं कि बाहर एक बर्ड है और अंदर एक फिश है। सपोज ये कोई फिश है और जो फिश है वो इंटरफेस से 24 सेंटीमीटर नीचे है। कॉमन इंटरफेस जो है फिश वहां से 24 सेंटीमीटर नीचे है और ऊपर कोई बर्ड है और जो बर्ड है वो इंटरफेस से 36 सेंटीमीटर ऊपर है। इस तरह से फिश उधर जा रही थी, बर्ड इधर आ रहा था और बीच में इनका संपर्क हुआ, मतलब ये दोनों एक दूसरे को देखने लगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है। अब आपको क्या क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है वो सुनो। फाइंड फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट है कि जो फिश है वो कितनी अंदर दिखाई देगी बर्ड को। अपेरेंट डेप्थ ऑफ फिश फ्रॉम इंटरफेस, पहला सवाल ये है। सिमिलरली ऐसी दूसरी बात बनती है कि अपेरेंट हाइट ऑफ बर्ड फ्रॉम इंटरफेस, कि इंटरफेस से बर्ड कहां दिखाई देगा, कितनी ऊंचाई पे दिखाई देगा। तीसरी बात, द डिस्टेंस, पिछली बार तो मैंने इंटरफेस से पूछी, अब मैं पूछ रहा हूं द डिस्टेंस एट विच द बर्ड अपीयर्स टू फिश, कि फिश को हाँ बर्ड कितनी दूर दिखाई दे रहा है। और चौथा पार्ट, द डिस्टेंस एट विच फिश अपीयर्स टू बर्ड, यह आपका आखिरी सवाल। और नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, ऊपर ही है ये, इस तरह का काम है, तो फॉर्मूला वैलिड है आपका। कर रहे हो स्टार्ट? फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर आया? फर्स्ट पार्ट 18। देखो फर्स्ट पार्ट के लिए ऑब्जेक्ट है फिश, तो इधर से रे चलेंगी, तो फॉर फर्स्ट पार्ट रे इधर से आ रही है, मतलब एन आई है 4/3 और एन आर है 1, बाहर निकली है। फिश ऑब्जेक्ट है, फिश की वो सेपरेशन बतानी है अपेरेंट, तो एन रिलेटिव हो गया एन आई बाई एन आर 4/3, तो डी डैश होगा डी मतलब 24 सेंटीमीटर बटे 4/3, 4 से 6, तो यह आ गया 18 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है कि जो फिश है तो यहां ठीक है, लेकिन असल में जो फिश दिखाई देगी ऊपर वालों को वो यहां दिखाई देगी, यहां दिखाई देगी। मतलब फिश है तो दूर, लेकिन बर्ड को तो पास ही नजर आ रही है। फिश तो दूर है लेकिन बर्ड को पास ही नजर आ रही है, ठीक है। सेकेंड पार्ट, अपेरेंट हाइट ऑफ बर्ड फ्रॉम द इंटरफेस।
ये कितना आएगा सेकंड पार्ट का आंसर? 48 सही है। कैसे? देखो बर्ड की तरफ से रेज आएगी तो सेकंड पार्ट के लिए जो एन आई बनेगा बर्ड की साइड से रे आएगी वो ऑब्जेक्टिव 1 होगा और एनआर बनेगा 4/3। रेयर आंसर का कोई चक्कर नहीं है, एनआई और एनआर का ध्यान रखें। तो एन रिलेटिव एनआई बाई एनआर करोगे तो 1/4/3 यानी कि होगा 3/4 और उसकी इंटरफेस से सेपरेशन थी 36/3/4 तो 12 और ये 4 ऊपर जाके ये हो गया 48 सेंटीमीटर। यानी ये बर्ड थोड़ा और भी ऊंचाई पे दिखाई देगा। यही मैंने कहा था कि अगर आप पानी के अंदर घुस के और फिर बाहर की चीजों को देखोगे तो आपको हाइट और भी ज्यादा नजर आएगी। तो ये जो बर्ड है ये यहां की बजाय और भी ऊपर नजर आएगा इसको, ये बर्ड की इमेज दिखेगी और ये जो हाइट है ये पूरी नजर आ रही है 48 सेंटीमीटर। चलो पहले दो पार्ट हो गए। फर्स्ट का आंसर आया 18 सेंटीमीटर, फर्स्ट का 18 सेंटीमीटर एंड सेकंड का 48 सेंटीमीटर। अब थर्ड पार्ट का क्या आंसर होगा? डिस्टेंस एट विच द बर्ड अपीयर्स टू फिश। फिश को बर्ड कितनी दूर नजर आ रहा है? फिश से बर्ड, फिश को बर्ड कितनी दूर नजर आ रहा है? 48 तो ये, और जितना फिश पानी में है 24। यानी कि थर्ड पार्ट का जो आंसर होगा वो होगा 48 सेंटीमीटर प्लस 24 सेंटीमीटर। क्योंकि असल में फिश यहां थोड़ी कभी ये जोड़ दो कि भाई यहां से देख रही है, फिश तो यहीं से देख रही है, परंतु उसको बर्ड वहां नजर आ रहा है। तो ये जो दूरी होगी ये पूरी डिस्टेंस, ये उनको सेपरेशन नजर आना है। यानी कि बर्ड जो है वो फिश को 48 4 72 सेंटीमीटर दूर नजर आ रहा है। आ गया ना समझ में? ठीक है, अगले पार्ट का आंसर बताओ। डिस्टेंस एट विच फिश अपीयर्स टू बर्ड। फिश कितनी दूर नजर आ रही है बर्ड को? बताओ। 18 + 36 54। देखते हैं, ये दूरी सही आपका जवाब। बर्ड तो जहां है वही है और उसको फिश दिख क्या रही थी? 18 और ये 36। तो आखिरी पार्ट का आंसर है 36 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर यानी कि 54 सेंटीमीटर। तो ये चार पार्ट लेने का पर्पज क्या है? अब मान लो चारों ऑप्शन हो, एक हमारा आंसर आया 18, एक 48, एक 72 और एक 54। कोई भी सवाल आ जाए यही चार ऑप्शन आपको दे दिए 18, 48, 72 और 54। अब जल्दबाजी में कोई सा भी टिक हो सकता है, उन्होंने पूछा है सेपरेशन कितना होगा, आप ये टिक करिए, या उन्होंने वो सेपरेशन पूछा आप ये टिक करिए। तो मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज पे। चलो अपेरेंट हाइट अपेरेंट डेप्थ वाली बात आई समझ में? ठीक है, अब देखो ये इसका एक आसान सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जरूरी नहीं कि आप मीडियम के अंदर बैठे हो, जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट मीडियम के अंदर ही बैठा हो। इवन अगर ऑब्जेक्ट मीडियम से बाहर है, इधर आप उधर कोई घुसे मीडियम है, लेकिन बीच में अगर कुछ और भी इस तरह का मीडियम आ जाता है तो भी इतनी ही शिफ्टिंग होगी। ये भी मैं अब आपको सिखा देता हूं इसमें कि क्या है। देखिए मान लो जैसे आप अखबार पढ़ते हो, अखबार पे अगर कोई ऐसी ग्लास का मीडियम रख दिया जाए, कोई मोटा सा ग्लास रख दिया जाए, तो कभी ये देखा है कि लेटर्स उठे हुए दिखते हैं उसमें से? बताओ आप कोई लाइन आप पढ़ रहे हो, अखबार पे कोई लाइन रखी है, आपकी कॉपी पे कोई लाइन लिखी हुई है और उस पर कोई ग्लास स्लैब या इस तरह का मीडियम आ जाए तो आपको दिखेगा उधर ABCD नीचे लिखा हुआ है, बीच के ABCD वाला पार्ट ऊपर आ गया, अगेन फिर वो नीचे चला गया, इस तरह का दिखता है। तो अब हम इस पे आते हैं कि ये शिफ्टिंग कैसे निकालें। जैसे क्वेश्चन के थ्रू अगर मैं लूं, मान लो एक प्रिंटेड पेज है और उसको एक ग्लास क्यूब से प्रेस कर रखा है। ये एक पेज है, दिस इज प्रिंटेड पेज, और इसके ऊपर हमने ग्लास क्यूब रख दिया। ये ग्लास क्यूब है जिसकी एज लेंथ मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, ये इसकी एज लेंथ है 6 सेंटीमीटर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, जो जनरल होता है वो इतना ही होता है लगभग।
1.5। तो आपको ये बताना है कि भाई व्हाट अमाउंट विल द प्रिंटेड लेटर्स अपीयर टू बी शिफ्टेड व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप। बाय व्हाट अमाउंट will the printed letters by what amount will the printed letters appear to be shifted when viewed from the top। अब ऐसा नहीं है कि मीडियम के अंदर है, अभी तक बाल्टी का बेस था वो पानी में ही था, क्या पेपर ग्लास के अंदर है? क्या ये पेपर ग्लास के अंदर है? नहीं है, बाहर है। अभी तक बाल्टी का बेस हो तो पानी के अंदर ही था, पूरा मीडियम एक जैसा था। यहाँ तो बीच में थोड़ी बहुत एयर भी हो सकती है। तो अब आपसे पूछा है कि अब कितनी शिफ्टिंग होगी, तो अब बी सेम फॉर्मूला वैलिड है। असल में क्या होगा, ग्लास का बेस शिफ्ट होगा, ग्लास का बेस ही शिफ्ट होगा, और जितना ग्लास का बेस शिफ्ट होगा उतना ही पेपर उसके ये लेटर्स उसके साथ शिफ्ट होंगे। असल में ये ग्लास का बेस कहीं यहां आ जाएगा, और आपको जो लेटर्स लिखे हुए ए बी सी डी ई एफ ये यूं रेड दिखेंगे, आगे फिर नीचे इस तरह से दिखेंगे। तो ग्लास का बेस शिफ्ट होगा। अब बेस कितना शिफ्ट होगा उसके लिए फिर यही बात है कि आपको ये डी डैश निकालना होगा, ये पूरा आपका डी। अब बेस को शिफ्ट करवा रही है ये वाला पार्ट, ये तो इधर से इधर रेज आएगी यूं, कैसे भी करके यूं रेज आनी है। तो ये वाला तो होगा एन आई और ये वाला होगा एन आर। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, कई बार बच्चा सोचता है यार ऑब्जेक्ट ही एयर में रखा है और वो ऑब्जेक्ट मानता है इसको लेटर्स को, वो नहीं है हमारे। शिफ्टिंग है ग्लास का बेस, उसके साथ अपने आप लेटर शिफ्ट हो गए। तो एन आई कितना हो गया 1.5 यानी कि 3/2, एन आर 1, एन रिलेटिव कितना हुआ, एन रिलेटिव एन आई अपॉन एन आर यानी कि एन रिलेटिव कितना हो गया 3/2। ठीक है, यहां तक एन रिलेटिव हमारा हुआ 3/2। इसके बाद अब बताओ कितना शिफ्ट हुआ होगा, ये डी डैश निकालो पहले, डी अपॉन एन रिलेटिव, डी कितना 6 सेंटीमीटर और एन रिलेटिव 3/2, 2 पर गया और एक 2 ये रहा 4। तो शिफ्टिंग बता दो कि शिफ्टिंग कितनी हुई है, क्या आंसर होगा इसका, शिफ्टिंग कितनी हुई है 2 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर था और ये 4 पे पहुंच गया, यानी कि जो शिफ्ट होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा। मतलब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जो पार्ट है वो बेस मतलब शिफ्ट ये नहीं हुए, शिफ्ट तो हुआ है ग्लास का बेस, परंतु ग्लास के बेस और लेटर्स के बीच में गैप नहीं था, तो अब भी नहीं रहेगा। तो हमें लगता है कि लेटर्स ही शिफ्ट हो गया, असल में तो ग्लास का बेस शिफ्ट हुआ था, परंतु हमें लगता है कि लेटर्स ही शिफ्ट हो गए। अब इसमें एक सवाल यह आता है कि अगर आप इसको यूं टच करके ना रखें पेपर के साथ, हवा में रखें, क्या तब भी शिफ्टिंग होगी? और अगर होगी तो क्या तब भी इतनी ही शिफ्टिंग होगी जैसी अब है? सवाल आया मेरा समझ में? क्या है, नीचे पेपर न्यूज़पेपर है, कुछ भी है, ऊपर आप देख रहे हो ऊपर से, और बीच में ग्लास स्लैब में मैंने टच नहीं कर रखी पेपर के, बीच में कहीं उसको पकड़ रखा, और अब मैं उसमें से लेटर्स पढ़ता हूं, तो क्या अब भी मुझे लेटर्स रेज दिखेंगे साइड वालों के मुकाबले या नहीं? और अगर दिखेंगे तो क्या अब भी उतना ही रेज दिखेंगे, या ग्लास स्लैब को ऊपर नीचे करने से शिफ्टिंग में फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन आ गया है ना समझ में, क्या पूछा है? ठीक है, पहली बात बताओ, क्या अब भी शिफ्टिंग दिखेगी या नहीं? हाँ जी भाई, अब भी शिफ्टिंग दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए? देखिए, देखते हैं, समझते हैं इस चीज को। मान लो नीचे ऑब्जेक्ट है,
ऊपर ये ऑब्जर्वर है, नियरली नॉर्मली इंसिडेंट है, तभी ये फॉर्मूले लग पाएंगे। ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो एक्चुअल सेपरेशन है वो d है, असल सेपरेशन है d। अब आपने क्या किया कि इसमें बीच में कोई ग्लास स्लैब डाल दी, किसी t थिकनेस की आपने ग्लास स्लैब डाल दी, और ऐसी जगह ग्लास स्लैब रखी कि ऑब्जर्वर से तो x1 दूरी पे है और ऑब्जेक्ट से x2 दूरी पे है, ये हमने माना। हमें एक तो ये निकालना है कि शिफ्टिंग कितनी होगी, और दूसरा ये निकालना है क्या वो शिफ्टिंग x1 x2 की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि नहीं। अगर करेगा तो इसका मतलब है कि ऊपर नीचे करने पे x1 x2 चेंज होगा तो शिफ्ट में फर्क पड़ेगा, और अगर इनसे इंडिपेंडेंट आ जाते तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो जो शिफ्ट होना है, पहले एक बार मैं इनिशियल डायग्राम देखूं तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि d इज इक्वल टू x1 प्लस टी प्लस x2। ये इक्वेशन आ गई ना पहली समझ में, ठीक है। जो शिफ्ट होना है वो तो बेस शिफ्ट होना है, जो शिफ्ट होना है वो ग्लास का बेस शिफ्ट होना है, और कुछ शिफ्ट नहीं होना है। कैसे, देखिए ये जो आपका जो डायग्राम आपको नजर आएगा, ये ग्लास है, ये टॉप फेस है, ये भी इस तरह से बना है, लेकिन जो बेस है इसी रिफ्रैक्शन के कारण आपको बेस थोड़ा सा शिफ्टेड मिलेगा। बेस जो है वो यहां से थोड़ा सा ऊपर दिखेगा एस, ये, और ये उसकी नई थिकनेस जो महसूस होगी हमें वो हमने बोल दिया टी डैश, ठीक है। क्यों शिफ्ट हुआ, इस जगह से रिफ्रैक्शन की वजह से। अच्छा ऑब्जर्वर वही है जहां था, ऑब्जर्वर में तो कोई फर्क आया ही नहीं है, ऑब्जर्वर जहां था वही है, यानी कि ऑब्जर्वर अभी भी ग्लास स्लैब की टॉप सरफेस से कितना नीचे, x1 नीचे। ऑब्जेक्ट उतनी दूर अब आपको नजर आना है इससे बॉटम फेस से ऑब्जेक्ट जितनी दूर पहले था उतनी दूर अब नजर आ रहा है। मतलब अगर बॉटम फेस थोड़ा शिफ्ट हो गया है तो आपको ऑब्जेक्ट भी थोड़ा शिफ्टेड दिखेगा, और ये है इसकी अपरेंट पोजीशन, ये है इसकी अपरेंट पोजीशन, और इस नई सेपरेशन को मैं बोलता हूं डी डैश। तो अगर आप यहां से देखें तो डी डैश बनेगा x1 प्लस टी डैश प्लस x2। हाँ भाई आया समझ में ये डायग्राम, x1 प्लस टी डैश प्लस x2, ये आपका बनेगा डी डैश, ठीक है। उसके बाद अब देखो टी डैश कितना, ये शिफ्टिंग इस जगह से हुई है, यहां कुछ थोड़ा सा साइड में हुआ होगा इसलिए शिफ्टिंग हुई है। तो ni तो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और nr है 1, n रिलेटिव ni अपॉन nr दैट इज n, तो टी डैश t बाई n, ठीक है। टी डैश की जगह आपने रखा t बाई n, तो डी डैश आ गया डी डैश x1 प्लस x2 तो इकट्ठा कर लो, और टी डैश की जगह आ गया t बाई n। अच्छा x1 प्लस x2 की वैल्यू यहां से निकाल लो, यहां से x1 प्लस x2 कितना है, यहां से x1 प्लस x2 कितना है, d माइनस t। इसका मतलब अगर आपने उसमें पुट किया तो d डैश आ गया d माइनस टी प्लस टी बाई n, d डैश आपका आ गया d माइनस टी प्लस टी बाई n। अगर आप ये कॉमन लें तो d डैश आ रहा है d माइनस टी मैंने कॉमन लिया 1 माइनस 1 बाई n, या फिर केवल माइनस कॉमन लिया तो ये बचा t माइनस टी बाई n। ये आपका d डैश निकल गया है। पहली बात तो ये बताओ क्या ये x1 x2 पे डिपेंड कर रहा है या कट गया x1 x2? हाँ भाई क्या ये शिफ्टिंग x1 x2 पे डिपेंड कर रही है नहीं कर रही है? क्या x1 x2 पे शिफ्टिंग डिपेंड करेगी या नहीं? ये देखो d डैश आया, d वो फिक्स है, t वो भी फिक्स है, और n वो भी फिक्स है, यानी कि ये जो d डैश आया, ये d डैश दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ
x1 and x2 means independent of position of slab. This d dash is independent of position of slab. स्लैब की पोजीशन पे डी डैश बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, शिफ्टिंग कितनी हुई? अगर मैं एस की बात करूं तो अगर ये एस है तो ये भी एस ही है, क्योंकि बस वही तो शिफ्ट हुआ है। तो एस अगर आप देखेंगे तो एस का मतलब है डी माइनस डी डैश, एस का मतलब है डी माइनस डी डैश। और जब मैं डी माइनस डी डैश करूंगा तो ये आएगा टी माइनस टी बाई एन, यानी कि जो शिफ्ट यहां प्रोड्यूस हुआ, जो शिफ्ट यहां प्रोड्यूस हुआ दैट इज टी माइनस टी बाई एन। एक सीधा फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है कि अगर कभी भी एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जर्वर के बीच में कहीं भी आप टी थिकनेस की स्लैब डाल दें और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है और बाहर एयर है, दोनों साइड बाहर एयर है। देखो ध्यान से सुनो, रिजल्ट क्या है। ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों एयर में है, मतलब एक ही मीडियम में है। उसके बीच में आपने कोई एक स्लैब डाली जिसकी थिकनेस है टी और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन। कहीं भी वो स्लैब लगा लो, पोजीशन से इंडिपेंडेंट एक शिफ्टिंग आएगी। और शिफ्टिंग कितनी होगी? टी मतलब स्लैब की थिकनेस, वो इस पे डिपेंड नहीं कर रही है, इस पे डिपेंड नहीं कर रही है डी पे, केवल स्लैब की थिकनेस माइनस टी बाई एन। बताओ क्या ये रिजल्ट आ गया समझ में? अब एक बार एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 निकालो, क्योंकि 16 नंबर तो नई बुक पुरानी बुक दोनों में सेम ही था। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 347 पे। जस्ट एक बार क्वेश्चन पढ़ के देख लो बस। अब भाई देखो, मैं आपको दो सवाल बता चुका हूं, एक एचसीवी से जो पीछे अगर नॉर्मल इंसिडेंस ना हो तो कैसे शिफ्टिंग निकालनी है उस पे, और एक ये अगर इस तरह की शिफ्टिंग आए तो इस पे। और इसमें लास्ट में ना एक लाइन लिखी है, डज द आंसर डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ स्लैब। बताओ, अभी मैंने बताया, क्या ये शिफ्टिंग लोकेशन ऑफ स्लैब पे डिपेंड करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी। हमने देखा बिकॉज x1 x2 कैंसिल हो गए। करोगे ना ये वाला क्वेश्चन? जरूर करना यार, याद रखा करो। मैं तो कहता हूँ क्लास खत्म होती है उसके बाद ही कर लिया करो, 5-5 मिनट के सवाल है, नहीं फिर बाद में आपको ध्यान नहीं रह पाता है। अच्छा, उसके बाद सुनिए, अब इसी में मैं एक और सवाल पूछता हूं आपसे, एक अच्छा सा क्वेश्चन। लेकिन वो पूछने से पहले बार बार एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं, क्या ज्यादातर बच्चों ने, मुझे लगता है अब भी रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन नहीं किए, क्योंकि एक सिंगल डाउट भी नहीं भेजा गया था, एक सिंगल डाउट भी। ठीक है, मैंने एक बच्चे से पूछा भी, कल टेलीफोनिकली बात हुई, तो बोले सर अभी नहीं कर रहे रिफ्लेक्शन, अभी कुछ और पार्ट कर रहे हैं। क्या ऐसा हो रहा है कि यार फिर करोगे कब? मतलब ये पार्ट तो रह ही जाएगा, फिर साथ साथ हो ही नहीं पाएगा। तो बताओ, आज भी नहीं किए क्या? अब ईमानदारी से बता दो। अब तो क्या कर लिए थे, वो बाद वाले क्वेश्चंस भी कर दिए? बाद वाले जो लास्ट के थे, यस, एचवी के लास्ट के 5-6 सवाल जो थे उसमें दिए थे। ठीक है, तो फिर आप तैयार हो आज टेस्ट देने के लिए। शाम को होगा टेस्ट, अभी नहीं होगा, शाम वाले टाइम पे ही होगा, जो अक्सर हमारा टाइम रहा करता था, मतलब आपकी क्लासेस के बाद। देखो, इसके बाद मैं आपसे इसमें एक सवाल पूछता हूं कि ये फॉर्मूला आपने तब लगाया जब दोनों साइड मीडियम सेम है, इधर भी एयर है और इधर भी एयर है। ठीक है, तब तो आपने लगा दिया। अब मैं कहता हूं सपोज ऐसा कुछ आ जाए, जैसे यहां एक और स्लैब में टच कर रहा हूं, इससे इसी में एक बदलाव करके देख रहे हैं। इसके साथ ही मैंने एक और स्लैब के ऊपर स्लैब रख दी, ये चीज टच मान लो चाहे हवा मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट नीचे। इस तरह से मैंने दो स्लैब्स मानी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसकी थिकनेस t1, पैरेलल है फेसेस, और ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 और इसकी थिकनेस है t2।
और जो टोटल ये है ये डी है। अब मेरा सवाल बिल्कुल चेंज हो गया है, मैंने 2 स्लैब लगा दी, अब आपको बताना है कि शिफ्ट कितना होगा। अब आपको बताना है कि शिफ्ट कितना होगा। देखो अगर एक स्लैब होती तब तो आप ये शिफ्ट कर ही लेते, तब तो आप ये शिफ्ट बता ही देते कि कितना है। अब बात आ रही कि 2 स्लैब है, बात आ रही कि 2 स्लैब है, इसके उस साइड तो एयर है, इसके उस साइड एयर है, क्या इस साइड भी एयर है? क्या रेड वाली स्लैब के दोनों साइड एयर है? एक साइड तो एयर है, एक साइड तो कोई और ही मीडियम बैठा है। तो क्या अब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं बताओ? नो सर। तो फिर आप शिफ्टिंग कैसे निकालें? इस तरह का आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो अब इसमें शिफ्टिंग कैसे निकालें? इस पे बेस्ड भी आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। HCV पेज नंबर 413, क्वेश्चन नंबर 19 और 20। पेज नंबर 413, क्वेश्चन नंबर 19 और 20। भाई मैं जो सवाल बोल रहा हूं अपने वही पर्टिकुलर आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। देखो अगर बुक आपके पास हो, 19th में ऐसी 3 स्लैब लगा रखी है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू बोलते हैं HCO में, और 20 में ऐसी K स्लैब लगा रखी है। 19 में 3 स्लैब लगा रखी है और 20 में K स्लैब्स लगाई हुई है। तो अब आपको बताना है कि शिफ्टिंग कितनी होगी, किधर होगी, ये सब है। तो मैं तो आपको ये समझा दूं तो आपसे वो सवाल हो जाएंगे। ये बताओ ये कैसे करें, ये जो पार्ट है यहां वाला, क्योंकि अगर हम इसको समझ लेते हैं तो वो पार्ट हो जाएगा। फिर से मैं सवाल पूछता हूं, ये रेड वाली जो स्लैब है इसके एक साइड एयर है और एक साइड कोई और मटेरियल है, तो क्या ये फॉर्मूला वैलिड होगा शिफ्टिंग का? ये फॉर्मूला तो तब लगता है जब दोनों साइड मीडियम एयर होता, तब तो ये फॉर्मूला लगता। तो अब तो ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, तो फिर ये कैसे करें हम, फिर किस तरीके से हम इसको करें? देखो दोनों साइड वाली बात नहीं होती है, अब आप ध्यान से सुनो, दोनों साइड वाली बात नहीं होती है, किस तरह से देखना होता है उसको समझिए। आप स्टेप बाय स्टेप करके आओ कि इंटरफेस कौन सा क्या चेंज करवाएगा। सबसे पहले शिफ्टिंग करवाई होगी फर्स्ट इंटरफेस ने। भाई ऑब्जेक्ट शिफ्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट शिफ्ट नहीं होता, लोअर स्लैब का बेस शिफ्ट होता है। ऑब्जेक्ट शिफ्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट अगर उसके साथ है तो उतनी दूर रहना, वो तो वहीं रहेगा। लोअर स्लैब का बेस शिफ्ट होगा। तो सबसे पहले मैं ये निकालूं कि लोअर स्लैब का बेस कहां दिखेगा, लोअर स्लैब का बेस कितना शिफ्ट होगा, पहले मैं ये निकालूं। कैसे निकालूं? देखिए नियर नॉर्मल इंसिडेंस है, देखो ध्यान दो इधर, ये ऑब्जेक्ट है नीचे, तो हमारे लिए तो लोअर स्लैब का बेस ही ऑब्जेक्ट है। आपने एक रे ली नियरली नॉर्मली इंसिडेंट रे, आपने एक रे ली नियरली नॉर्मली इंसिडेंट रे, दूसरी सॉरी एक तो एग्जैक्टली नॉर्मली इंसिडेंट और दूसरी आपने ली नियरली नॉर्मली इंसिडेंट रे। इस तरह से ये आपने बना दिया नॉर्मल, ये आपने बना दिया नॉर्मल। देखो क्लास के एंड में आप एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, क्लास के बिल्कुल एंड में चलते चलते आप ये सीख रहे हैं कि अगर ऐसे मल्टीपल स्लैब्स आ जाए तो वो फॉर्मूला किस तरीके से देखना है हमें, तो उसको हम समझे अभी। देखिए तो पहली बात, सबसे पहली जो इमेज बनेगी वो यहां बनेगी, सबसे पहली जो इमेज बनेगी वो यहां बनेगी, और इस सेपरेशन को मैं कहता हूं T1 डैश, इसको मैं कहता हूं T1 डैश। ये एंगल है I, नॉर्मल के साथ एंगल I, ये I तो ये भी I, ये एंगल है नॉर्मल के साथ R, और ये R तो ये भी R, ये R तो ये भी R। आपने स्नेल्स लॉ लगाया, यहां पे स्नेल्स लॉ लगाया, क्या इक्वेशन बनेगी? N1 इंटू साइन I इज इक्वल टू N2 इंटू साइन R। समझ में आया ना? अब नियर नॉर्मल इंसिडेंस है तो आप साइन को 10 भी लिख सकते हो, नियर नॉर्मल इंसिडेंस है तो आप साइन को 10 भी लिख सकते हो। तो N1 इंटू टेंजेंट I इज इक्वल टू N2 इंटू टेंजेंट R। सपोज ये डिस्टेंस है x, मैंने माना कि ये डिस्टेंस x है,
तो बताओ भाई tan i की वैल्यू कितनी होगी इस बड़ी ट्राइंगल से, लंबी ट्राइंगल से? टेंजेंट i की वैल्यू कितनी होगी इस बड़ी ट्राइंगल से? x/t1 x/t1 और n2 इंटू टेंजेंट r की वैल्यू क्या होगी? x/t1 t1 डैश। x से x गया और यहां से अगर आप t1 डैश निकालते हो तो ये आएगा n2 इंटू t1 अपॉन n1। चलो पहला काम आपने t1 डैश निकाल लिया, ठीक है। अब ये t1 डैश वाला जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट है और ये पहली इमेज है। अगले इंटरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, अगले इंटरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अगला इंटरफेस यहां है, अगला इंटरफेस n2 और 1 का है। अगला इंटरफेस ये है कि n2 और 1। जो पिछला इंटरफेस था ये था n1 और n2 का, अगला इंटरफेस है n2 और 1 का। और उसके लिए जो रेज आती दिखेंगी, देखो अगले इंटरफेस पे आप देखो ये जो रे आ रही है कहां से आ रही है? इतनी नीचे से, इतनी नीचे से। तो अगले इंटरफेस के लिए जो एग्जैक्ट डेप्थ है, एग्जैक्ट डेप्थ कितनी है बताओगे? t2 प्लस t1 डैश, ठीक है। तो अगले इंटरफेस के लिए जो एक्चुअल डेप्थ है वो काउंट होगी t2 प्लस t1 डैश, रियल डेप्थ है ये। मतलब उसको यूं लगेगा कि भाई रे तो यहां से आ रही है यूं, और एक रे तो नॉर्मल इंसिडेंस चली रही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। ये नजर आएगा उसको। अब देखो, अब ये फिर दोबारा से आपने नॉर्मल बनाया तो ये रे फिर और कहीं बैंड हो जाएगी, ये रे फिर और कहीं बैंड होगी, और ये तो एज इट इज चलती रहेगी। तो फाइनली ये यहां नजर आना है, यहां फाइनली जो इमेज है वो यहां नजर आएगी। कितनी शिफ्ट होगी अभी निकालेंगे, पर ये कितना है ये देखते हैं। सपोज मैं इस दूरी को बोलता हूं डी डैश, इस दूरी को मैं बोलता हूं डी डैश। इस रिफ्रैक्शन के लिए ni तो है n2 और nr है 1। तो n रिलेटिव होता है ni अपॉन nr, n रिलेटिव आपका होता है ni अपॉन nr, तो 1 अपॉन nr, ये आपका n रिलेटिव हो गया। सॉरी, ni अपॉन nr, तो ये आपका हो गया n2 अपॉन 1, ये लिखना चाहिए समझे। ni आपका n2 है और nr आपका 1 है। आया समझ में? तो अब आप फॉर्मूला लगाओ, d डैश इज इक्वल टू डी अपॉन n रिलेटिव। तो d डैश इज इक्वल टू डी, ये पूरा है t2 प्लस t1 डैश अपॉन n रिलेटिव है n2। एक बार बताओ ये d1 डैश कैसे निकाला, क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं? अभी बोलो, ये d1 डैश कैसे निकाला, क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं आपको? इससे इस सरफेस से कितना नीचे आपको दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं, t1 डैश कितना है, ये रखा है यहां पे। तो d डैश इज इक्वल टू t2 प्लस t1 डैश, t1 डैश इज n2 t1 बाई n1 और डिवाइडेड बाई n2। आप n2 से अलग अलग डिवाइड करो तो d डैश कितना आया? n2 से अलग अलग डिवाइड किया तो पहले उसको डिवाइड कर दिया n2 से n2, तो d डैश कितना आ गया? t1 बाई n1 प्लस t2 बाई n2, t1 बाई n1 प्लस t2 बाई n2। तो देखो मेरे पास एक फॉर्मूला सा बन के आ गया। क्या फॉर्मूला बन के आ गया सुनिए। अगर ऐसी ऐसी दो स्लैब्स दिखी हुई हैं, अगर मान लो एक सिंगल स्लैब होती, अगर एक सिंगल स्लैब होती तो आपको जो बेस है, ये स्लैब की थिकनेस है t, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, तो आपको बेस दिखता t बाई n नीचे। अगर बाहर एयर है तो, अगर बाहर एयर है तो बेस दिखता t बाई n नीचे, इसीलिए शिफ्टिंग दिखी t माइनस t बाई n। अगर एक की बजाय दो स्लैब है तो बेस यहां से कितना नीचे दिखेगा? क्या आंसर आ रहा है? t1 बाई n1 प्लस t2 बाई n2। तो ये रिजल्ट हमारे काम का है, इससे आसान हो गया सवाल। ऐसा नहीं कि वो फॉर्मूला लगाए, वो फॉर्मूला नहीं लगा, हम तो और तरीके से निकाल के लाए, लेकिन फाइनल रिजल्ट इतना आसान निकल के आ गया यहां से डिवाइड होके कि अगर एक स्लैब थी तो आपको बेस दिख रहा था t बाई n पे। अगर ऐसी दो स्लैब होंगी तो बेस कितना ऊपर दिखेगा? मतलब बेस की यहां से डेप्थ कितनी दिखेगी? t1 बाई n1 प्लस t2 बाई n2। तीन स्लैब होंगी तो प्लस t3 बाई n3 आ जाएगा। और शिफ्ट निकालना है
तो जो टोटल एक्चुअल सेपरेशन है उसमें से घटा दो। जैसे मान लो इसमें अगर आपको शिफ्ट चाहिए तो इसमें शिफ्ट था, एक्चुअल सेपरेशन था t और उसमें से आपने घटा दिया t/n। इसमें अगर आपको शिफ्ट चाहिए तो एक्चुअल सेपरेशन था t1 प्लस t2 और उसमें से आपने घटा दिया, ये जो निकल के आया t1/n1 प्लस t2/n2। यानी कि शिफ्ट इसी तरह चलेगा, t1 माइनस t1/n1 पहले की वजह से शिफ्ट प्लस t2 माइनस t2/n2 दूसरे की वजह से शिफ्ट। बताओ ये वाला पॉइंट आया कि नहीं आया समझ में? क्या बताया अभी? मतलब देखो ये रिजल्ट ऐसा नहीं है कोई बच्चा सोचे कि मैंने इसको जनरलाइज कर दिया। मैं इसको जनरलाइज कर ही नहीं सकता, मैं इसको जनरलाइज नहीं कर सकता। मैंने तो प्रॉपर वे से निकाला कि भाई पहले फेज पे इंटरफेस से किया वो कुछ और ही आया। देखो क्या ये t/n आया है? क्या ये पहली बार में t/n आया जैसे वहां आ रहा था t/n? पहली बार में तो t/n नहीं आया ना, लेकिन जब उसके ऊपर एक और स्लैब रखी थी और उससे फाइनल d' निकाला तो वैसा ही बन गया t1/n1 प्लस t2/n2। तो ओवरऑल शिफ्टिंग का सेम फॉर्मूला वैलिड हो जाता है अगर आप पैरेलल स्लैब एक के ऊपर एक रखते चले और फाइनली एयर हो उधर एयर हो, तो चाहे एक स्लैब का फॉर्मूला लगाओ चाहे ऐसी 5 स्लैब लगा दो, सब में आंसर इसी तरीके से निकाला जाएगा। एक बार अगर इसमें डाउट है तो ये बात अभी पूछ लो कि ये कैसे दिखाया है, ये फॉर्मूला जनरलाइज कैसे हुआ है। क्या क्लियर हो गया आप सभी को? ठीक है। अब इसके बाद जो मैंने कहा कि HCV से आप ये 2 सवाल 19 और 20 एक्सरसाइज पेज नंबर 413, 19 एंड 20, तो मैंने आपको ना 3 क्वेश्चन तो आज करने के लिए HC वर्मा से दिए हैं। 19 20 अभी दिए, पहले कौन सा दिया था? क्वेश्चन नंबर 23 दिया था और एक क्वेश्चन NCERT से दिया है क्वेश्चन नंबर 16। कल की क्लास से पहले आप ये 4 सवाल करके रखेंगे और आज शाम को मींस आपकी क्लासेस के बाद आप एक रिफ्लेक्शन के टेस्ट के लिए तैयार रहें। ठीक है, थैंक यू।